जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था निवेश के बारे में। निवेश क्या होता है? निवेश का मतलब होता है कि पूंजीगत पदार्थों में या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए जो भी हम व्यय करते हैं वो निवेश है। और बात यह है कि निवेश करेंगे तो निवेश को प्रभावित कौन कौन करता है? निवेश का मतलब विनियोग होता है, कहीं पर पैसा लगाना होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। मान लो किसी बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं तो देखते हैं ना कि बिजनेस में पैसा लगाने पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मतलब हम देखते हैं रिटर्न, वापसी क्या मिलेगा, हमें कितना फायदा मिलेगा। तो पूंजी कहीं पर भी लगाया जाए, निवेश कहीं पर भी किया जाए, बदले में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कितना पैसा वापस आएगा। अगर हम 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें दिमाग में आ जाता है 10 लाख के बदले में जो रिटर्न आएगा वो कितना अमाउंट होगा। तो ये जो कारक होता है इसको बोलते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता। मतलब जितना पैसा मैंने कहीं लगाया है उसके बदले में जितना रिटर्न आ रहा है उसको बोलते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता, कि इतना हमें रिटर्न में मिलेगा और वही देके हम पैसा लगाएंगे। रिटर्न कम होगा तो पैसा नहीं लगाएंगे। तो निवेश की मात्रा को प्रभावित करने के लिए जो दो कारक होते हैं, ब्याज और दूसरा कारक होता है पूंजी की सीमांत क्षमता। ब्याज के बारे में कई बार मैंने बताया था। आज इस क्लास में हम बात करेंगे पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, और शॉर्ट में बोला जाता है इसको MEC। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि पूंजीगत सीमा। सबसे पहले तो यहाँ समझो कि विनियोग फलन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। निवेश तो समझ में आ गया होगा, कहीं पर पैसा लगाना ताकि पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि हो सके। तो विनियोग जो फलन है, विनियोग प्रेरणा है, विनियोग मांग को बताता है। कि विनियोग मांग क्या होता है, ये बताता है कि विनियोग मांग को ब्याज की दर पर प्रभावित होता है। मतलब जो विनियोग फलन होता है वो विनियोग और ब्याज की दर के बीच के संबंध को बताता है। ये बताता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, JBC वगैरह में। वास्तव में लेकिन प्रोफेसर कीन्स और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि निवेश और केवल ब्याज का ही संबंध नहीं होता है, ब्याज के अलावा भी दूसरे कारकों का संबंध होता है, जिसको पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। तो कीन्स ने कहा विनियोग से हमारा अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। क्योंकि ब्याज का देखेंगे इसका मतलब हम केवल मार्केट में कहीं पैसा लगा रहे हैं, बदले में मुझे ब्याज मिल रहा है। लेकिन कीन्स का कहना है कि निवेश केवल और केवल कहीं पर जो है केवल और केवल पैसा लगाना नहीं होता है, पूंजी का वृद्धि करना होता है, संपत्तियों का वृद्धि करना होता है। जैसे जमीन खरीद ली है, मशीन लगा दिया है, बिल्डिंग बना दिया, ये सब भी निवेश होता है। तो इसका मतलब ये हो गया विनियोग हमारा आशय होता है पूर्व निर्मित प्रतिभूतियां, बॉन्ड, हिस्से को खरीदने से नहीं। हमने किसी का शेयर खरीद लिया वो निवेश नहीं होगा, हमने सोना खरीद लिया वो निवेश नहीं है। निवेश है लेकिन वो निवेश का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको बोलते हैं हम कहते हैं वित्तीय निवेश। वास्तविक जो निवेश होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीन खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, ये है निवेश। क्योंकि इससे हमारा पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि हो रहा है, और इकोनॉमिक्स में यही कहा जाता है पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि होना। अब विनियोग की प्रेरणा के निर्धारित कारण, कि जो विनियोग की प्रेरणा मिलती है हमें, जिसको बोलते हैं प्रेरित निवेश। ठीक है, वो किस किस बात से प्रेरित होती है? दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, ब्याज की दर और दूसरा है पूंजी की सीमांत क्षमता या सीमांत दक्षता, मार्जिनल रेट ऑफ इफिशियंसी, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब होता है I इक्वल टू F ब्रैकेट RE। ये है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, कीन्स के अकॉर्डिंग। और प्रतिष्ठित ने क्या कहा था, प्रतिष्ठित वालों ने ये कहा था कि F ब्रैकेट इंटरेस्ट, ये कहा था इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का फलन है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों बातें हमारी प्रभावित होती है, ब्याज की दर भी और पूंजी की सीमांत क्षमता। हम देखते हैं कितना ब्याज मिल रहा है और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पैसा लगाने के बाद रिटर्न में कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होता है? ब्याज की दर एक महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व होता है और एक निश्चित होता है। नॉर्मली ये मान के ब्याज की उच्च दर विनियोग को हतोत्साहित करती है और निश्चित दर विनियोग को प्रोत्साहित करती है। ब्याज की दर जितना ज्यादा होगा, ब्याज की दर जितना भी ज्यादा होगा, निवेश उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, और ब्याज की दर जितना कम होगा, निवेश उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लोग पैसा लेंगे ज्यादा। अगर आपने ब्याज की दर बहुत ज्यादा लगा दी तो सामने वाला उधार लेने में कतराएगा। तो इसका मतलब उधार लेने में कतराने का मतलब साफ है कि यहाँ पर निवेश कम हो जाएगा। तो ये है, महामंदी के दौरान ब्याज की दर को अत्यंत नीचे रखी गई थी और तब भी विनियोग। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि महामंदी में ब्याज
का जो दर था वो बहुत ही कम था, फिर भी उस टाइम जो है लोग निवेश लेने से कतराने लगे। ऐसा क्यों था? क्यों? क्योंकि महामंदी में उत्पादन नहीं हो रहा था, नई मशीनें नहीं बिक रही थी, तो पैसा लेके लोग क्या करेंगे? इसका मतलब होता है केवल ब्याज ही दर इफेक्ट नहीं करता है, दूसरी बातें भी आती है जिसको सीमांत क्षमता कहते हैं। सीमांत क्षमता मतलब पैसा लगाने से पैसा कितना बनेगा। अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन से जो उत्पादन होगा उस उत्पादन से मुझे कितना लाभ मिलेगा। अगर मैं कहीं पर प्रॉपर्टी में बिल्डिंग बना रहा हूं तो उस बिल्डिंग को किराए देने के बाद मुझे कितना लाभ होगा, ये भी देखना पड़ता है। खाली ब्याज दर देखो तो काम थोड़ा ना बनेगा। भाई मशीन खरीद लिया और मशीन खरीदा, प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, इसका मतलब होता है पैसा लगाना बेकार। तो हमें देखना पड़ेगा पूंजी की क्षमता। पूंजी की क्षमता मतलब होता है रिटर्न में कितना मिलने वाला होता है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता और उत्पादकता या दक्षता का मतलब क्या होता है? पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब होता है कि कहीं पर विनियोग के बदले में प्राप्त होने वाला अनुमानित लाभ दर, कितना लाभ बदले में मुझे मिलने वाला होता है, उसका एक अनुमानित दर होता है पूंजी की सीमांत क्षमता। यह परिसंपत्ति एक अतिरिक्त इकाई से उसकी लागत पर प्रत्याशित प्रतिफल की उच्चतम दर है। मान लो हमने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है, 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदते वक्त हम सोचते हैं कि अगर 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो इसका उत्पादन जब होगा तो एक साल में हमें कम से कम 1 लाख रुपए का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मतलब साफ है आने वाले 10 साल में मशीन की पूरी लागत हमारी वसूल हो जाएगी और इस प्रकार से 10 साल के अंदर हम अपना पूरा रिकवर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस 1 लाख को बोलेंगे पूंजी की सीमांत क्षमता, मतलब 10% का हमें रिटर्न मिल रहा है। प्रोफेसर डिलर्ड ने कहा था कि किसी पूंजीगत साधन की अतिरिक्त या सीमांत इकाई लगाने से लागत पर आय की जो अधिकतम दर प्राप्त होती है, वो दर जिस दर पर हमें लाभ प्राप्त होने वाला होता है उसी को ही सीमांत क्षमता कहते हैं। कुरिहरा ने भी कहा था ये अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं की भावी आय और उसकी पूर्ति की कीमत के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पूंजी की सीमांत क्षमता बराबर प्रत्याशित आय पूंजी की पूर्ति का मूल्य, कितना हमें आय मिलने वाला होता है प्लस कितना पैसा हम उसके लिए लगाने के लिए तैयार है, उसी को बोलेंगे पूंजी की सीमांत क्षमता। जैसे कि हमने कहा कि 1 लाख रुपए का आय मिलने वाला है और 10 लाख रुपए हम लगाने के लिए तैयार है, तो 10% का रिटर्न है, यही है पूंजी की सीमांत क्षमता की 10। अब ये जितना ज्यादा हमारा आय का रिटर्न बढ़ता चला जाएगा उतना ही पूंजी की सीमांत क्षमता भी हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से कुरिहरा ने कहा था सीमांत क्षमता 2 बातों में डिफर करती है। एक, पूंजीगत साधन की प्रत्याशित आय की जो साधन है उससे कितना पैसा आएगा, उसके बाद पूंजीगत साधन की पूर्ति की जो साधन है उसके लिए हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो प्रत्याशित आय क्या है? प्रत्याशित आय ये बताता है एक व्यावसायिक फर्म पूंजीगत साधन का विनियोग करने के बाद उसके उत्पादन को बेचकर जितनी रकम उसको मिलने वाली होती है उसको ही प्रत्याशित आय कहते हैं। और ये हमें सोचना पड़ता है, हमने कोई दुकान खोलना है और दुकान खोलने से मेरे दिमाग में आना चाहिए भाई दुकान तो खोल रहा हूं, चलो ठीक है, पैसा मैं लगा रहा हूं, ठीक है, तो दुकान का माल बेच के मुझे रिटर्न में कितने मिलने वाला हो, अगर आपने इस बात का कैलकुलेशन नहीं किया तो मतलब पूंजी कहीं ना कहीं आपका बेकार। तो प्रत्याशित आय का होना बहुत जरूरी है कि एक ऐसी संभावित आय जो आने वाले समय में हमें मिलने वाली होती है, इसके मतलब होता है प्रत्याशित आय का अर्थ किसी नए पूंजीगत साधन या परियोजना के भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से होता है। मतलब ये एक्सपेक्टेड होता है, शायद इतना हमें आय आने वाले कुछ वर्षों में बिजनेस करने के बाद या उत्पादन करने के बाद जो रिटर्न में मिलता है। दूसरा होता है साधन की पूंजी पूर्ति कीमत के, साधन की पूर्ति कीमत मतलब जिस साधन पर हम पैसा लगाने वाले हैं उसकी कीमत। पूंजीगत साधन की पूर्ति कीमत वह कीमत है जिस पर वो साधन बाजार में खरीदा गया है। मतलब मान लो हम क्या खरीदने जा रहे हैं, हम एक मशीन खरीदने जा रहे हैं, तो मशीन की कीमत कितनी है? मैंने अभी कहा मशीन की कीमत है 10 लाख। 10 लाख के बदले में हमें हर साल कितने मिलने वाला है? 1 लाख। तो ये है प्रत्याशित आय और ये है साधन की पूर्ति की कीमत। तो हमें साधन की पूर्ति की कीमत भी देखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है रिटर्न के बदले में हम फालतू का पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, मशीन ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। इसका मतलब किसने कहा कि पूंजी की सीमांत क्षमता कटौती की वह दर है जो किसी पूंजीगत साधन के संपूर्ण जीवन काल में वार्षिक प्रत्याशित आय वर्तमान मूल्यों को उस मशीन की पूर्ति कीमत के बराबर कर देती है। मतलब जितना पैसा मैं लगा रहा हूं
आने वाले वर्षों में जो हमने अनुमान किया है उसका रिटर्न उसके पूर्ति जितना लागत मैंने लगाया उसके बराबर कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो निवेश की योजना है वो खराब हो जाएगी। निवेश मांग वक्र, निवेश मांग वक्र यहाँ पर है, ये बात की चलता है ब्याज की दर के अनुसार कि ब्याज की दर जैसे जैसे घटती हुई चली जाती है निवेश की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। ये है आपका ब्याज की दर। ब्याज की दर जितना ज्यादा निवेश उतना ही कम, ब्याज की दर कितनी भी कम होती है निवेश उतना ही हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। इसे निवेश मांग वक्र के नाम से जानते हैं, जो निवेश और ब्याज की दर में ऋणात्मक संबंध की बात करता है। इसके बाद हमें समझना है पूंजी की सीमांत क्षमता को कौन प्रभावित करता है, कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा किस बात से प्रभावित होता है। ये दो कारकों में बांटा गया। एक अल्पकालीन तत्व होता है कि निवेश दीर्घकाल के लिए होता है। निवेश 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता, दीर्घकाल के होता है। लेकिन प्रभावित करने वाले जो कारक है दो कैटेगरी, एक अल्पकाल प्रभावित करते हैं निवेश करते वक्त जो कुछ भी हम सोचते हैं, और दूसरा दीर्घकालीन जो निवेश से रिलेटेड आने वाले टाइम के लिए हम सोचते हैं। तो दो कारक है इसमें। पहले अल्पकालीन, उपभोग की प्रवृत्ति, ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है जिस वस्तु के उत्पादन के लिए हम पैसा लगाने वाले हैं उसकी उपभोग पर लोग कितना, मान लो हम रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलने जा रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा रेडीमेड गारमेंट की बिक्री इस टाइम कितनी है हमारे इस मार्केट में। उपभोग प्रवृत्ति लोगों की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का उपभोग प्रवृत्ति जितना ज्यादा होगा मतलब हमारा निवेश करना उतना ही फायदेमंद होगा। आय में परिवर्तन, आय का परिवर्तन उपभोग को परिवर्तन करता है। अगर मान लो लोगों की आय बढ़ती हुई चली जा रही है, आय का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब होता है लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब होता है हमारा निवेश करना वहां पर सही है। अनुमानित लागत, हमारा जो पूरा बिजनेस है, पूरा उत्पादन है, उसकी पूरी लागत कितनी होगी। लागत जितनी ज्यादा होगी आय की दर उतनी कम होती चली जाती है। अनुमानित मांग, भविष्य में वस्तु की मांग की बढ़ने की संभावना कितनी है। जिस जैसे अभी गर्मी के कपड़ों की डिमांड बढ़े तो फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन, तो इसका मतलब उन्होंने सोच लिया आने वाले समय में गर्मियों की कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। तो एक अनुमानित मांग भी निवेश की प्रत्याशित क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तरल संपत्तियां कितनी है, गवर्नमेंट की टैक्स नीति, क्योंकि लाभ को टैक्स बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जितना हमारी आय है टैक्स काटने के बाद प्राप्त होने वाली आय, टैक्स जितना ज्यादा होगा आय उतनी ही कम होती चली जाती है। आशावादी आपका दृष्टिकोण क्या है, आप सोचते हैं यार रिटर्न तो नहीं मिल रहा है तो बंद कर देते हैं काम, ये इस तरह। तो क्योंकि बिजनेस उत्पादन कार्य पूरा आशावादी दृष्टिकोण से चलता है, आपके मन में अगर निराशावादी दृष्टिकोण है इसका मतलब होता है आप निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घकालीन तत्वों की। जनसंख्या, देश की जनसंख्या बढ़ने का मतलब होता है मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने का मतलब होता है हमारा निवेश करना जायज है। तकनीकी सुधार, तकनीक जितना ज्यादा सुधार होता जाएगा निवेश से मिलने वाली प्रत्याशित आय भी हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। नए क्षेत्रों का विकास जितना ज्यादा होगा, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जितनी अच्छी होगी, राजनीतिक स्थिरता जितना ज्यादा होगा उतना ही निवेश करना, उतना ही उत्पादन कार्य सरल हो जाता है। सरकार की आर्थिक नीति किस प्रकार से, क्या वो निवेश को प्रोत्साहित करने वाली है, क्या वो बिजनेस उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाने वाली है, क्या वो व्यवसाय को सरलीकरण करने वाली है। अगर उनकी नीतियां सकारात्मक है तो आय की दर भी बढ़ती चली जाएगी, नीतियां नकारात्मक है आय की दर भी हमारी कम होती चली जाएगी। और लास्ट में छोटा सा एक पॉइंट और समझना है इससे रिलेटेड कि दीर्घकाल में पूंजी की सीमांत क्षमता क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा हम निवेश करते चले जाएंगे उसके बदले में रिटर्न धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि सीमांत क्षमता गिरने की धारणा को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया सकता, बट दीर्घकाल में पूंजी संपत्तियों की स्टॉक में वृद्धि होती है, लेकिन उससे मिलने वाला रिटर्न कम, क्योंकि वो पूंजी हमारा स्टॉक हो जाता है, रुक जाता है, उसके बदले में रिटर्न धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता में कमी आने लगती है। आप एक मशीन कार खरीदोगे तो कार पहले बहुत अच्छा, लेकिन बाद में उसका धीरे धीरे कुछ सालों के बाद उसका जो माइलेज बार कम होने लगता है। तो इसके लिए पूंजी की सीमांत क्षमता आने वाले समय के साथ धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है, और ये जो है मार्जिनल एफिशिएंसी का एक अस्तर स्वभाव मात्र होता है। ठीक है, तो ये है पूंजी की सीमांत क्षमता, और ये रहा हमारा इस हिस्से का लास्ट टॉपिक, जिसको इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नए जो है पेपर के साथ। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू एंड बाय।